नमस्कार बंधुवर, मैंने अपने पिछले वीडियो में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अर्थात आर्थिक संतुलन के 3 मुख्य स्टेप्स के बारे में बताया था। नंबर 1 अर्निंग, नंबर 2 सेविंग, नंबर 3 इन्वेस्टिंग। मैं इन्हीं 3 स्टेप्स में सबसे पहले अर्निंग के बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि अगर अर्निंग मजबूत नहीं है तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग अपने आप ही कमज़ोर हो जाएंगी। अगर किसी इंसान की अर्निंग पर्याप्त नहीं है तो चाहे कितनी भी सेविंग कर ले, चाहे अपना पेट काट कर अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को कंट्रोल करके कितनी भी सेविंग कर ले, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि अगर जड़ ही कमज़ोर है तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती है। दोस्तों, वैसे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक वाणिज्य का विषय है, लेकिन आज हम इसे कुछ अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक प्रकृति का एग्जाम्पल लेता हूँ। किसी भी वृक्ष को पर्याप्त फलने फूलने के लिए, किसी भी वृक्ष को स्टेबल रहने के लिए, पर्याप्त फलने फूलने के लिए एक अच्छी जड़ों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारी फाइनेंशियल जर्नी में एक अच्छी अर्निंग की बहुत ज़रूरत है। इसी अर्निंग के बारे में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं और मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुन मेरे बंधु, सुन मेरे भाई, अगर बढ़ानी है अपनी कमाई, बताता हूँ तरकीब जो मैंने अपनाई, लगातार सीखते रहने से ही तरक्की पाई। अब हम अर्निंग को और भी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अर्निंग की स्पेलिंग है EARNING, और अगर किसी को भी अर्निंग को बढ़ाना है तो उसको अर्निंग के आगे एक L लगाना होगा, अर्थात लर्निंग। किसी भी सामान्य इंसान की लर्निंग से ही अर्निंग बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लर्निंग, क्योंकि जितना हम सीखते हैं उतनी ही हमारी सोच बढ़ती है, हमारी क्षमता बढ़ती है, उसी के साथ हमारी अर्निंग भी बढ़ती है। यहाँ मैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी को बहुत पुरानी पैतृक संपत्ति मिल गई हो, कोई लॉटरी लग गई हो, वगैरह वगैरह। मैं यहाँ एक सामान्य मध्यम वर्गीय इंसान की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जितना हम सीखते हैं, जितना हम लर्न करते हैं, उतनी हमारी काबिलियत और स्किल्स बढ़ती है और उतनी ही हमारी आय यानी इनकम के सोर्सेज खुलते जाते हैं। मैं आपको आज से 20 साल पहले का किस्सा शेयर करता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी की राह बदल दी। ये बात है सन 2006 की। उस समय मैं कानपुर में लोहिया ग्रुप की एक कंपनी थ्रेड्स इंडिया लिमिटेड में एज ए सीनियर ऑफिसर काम कर रहा था। एक दिन मेरे जनरल मैनेजर श्रीमान VK गुप्ता जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि अरविंद, मैं एक लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ, उस लाइब्रेरी के संचालन की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आप आसपास के बुक स्टॉल्स में जाएं, कोई नियर बाई पुस्तक मेला लगता है वहाँ जाएं, और जो भी टेक्निकल, मोस्टली टेक्सटाइल से रिलेटेड, क्योंकि वो एक टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी थी, मोटिवेशनल, बिहेवियरल और ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें लेके आओ जिससे कंपनी के एम्प्लॉय पढ़ें, उनका ज्ञानवर्धन हो और उनकी उन्नति। जैसा कि हर प्राइवेट नौकरी में होता है, बॉस का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। मैंने भी अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो किया और लाइब्रेरी का संचालन चालू किया। मैं आसपास के बुक स्टॉल से, पुस्तक मेला से पुस्तकें इकट्ठे करके लाइब्रेरी में रखता था। कंपनी के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता था कि पुस्तक इशू कराएं और पढ़ें। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, बहुत ही कम लोगों ने उन पुस्तकों को सीरियसली लिया। पुस्तकें इशू हो जाती थी, 2-3 हफ्ते बाद जब मांगता था, लोग जमा कर जाते थे। लेकिन उस पुस्तकालय के संचालन के दौरान मेरी सोच बदल गई। मैं उन पुस्तकों को पढ़ने लगा और मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो पुस्तकों में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती थी, उसको मैं अपने सॉफ्ट फ्लोर में अपनी जीवन की रेगुलर एक्टिविटीज़ में इम्प्लीमेंट करने लगा और मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिलने लगे। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा
ये उस समय का ज़माना था जब इंटरनेट इजीली अवेलेबल नहीं था। आज के समय में इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल है। आप लोग भी मेरा वीडियो यूट्यूब पर इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हैं। इसके अलावा गूगल, चैट जीपीटी और न जाने कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे आदमी अपना ज्ञानवर्धन कर सकता है। लेकिन उस ज़माने में लोगों को नया सीखने के लिए, अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए सिर्फ किताबों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मैं धीरे धीरे जो पुस्तकालय में संकलित की हुई पुस्तकें पढ़ता गया, मेरा ज्ञानवर्धन होता गया। मैं कंपनी के स्टाफ की इंटरनल ट्रेनिंग लिया करता था। जब मैं इंटरनल ट्रेनिंग के दौरान अपने विचार स्टाफ के साथ साझा करता था तो मुझे ऑडियंस से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था और मैनेजमेंट से भी सराहना मिलती थी। धीरे धीरे मैनेजमेंट को भी मेरी रुचि और समझ नज़र आने लगी और उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार के MDPs मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भेजना शुरू कर दिया, जैसे क्वालिटी सर्कल मैनेजमेंट, 7QC टूल्स, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, 5S वगैरह वगैरह। इन सभी ट्रेनिंग ने मुझे एडिशनल नॉलेज दिया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपने रोज़मर्रा के कार्य और बेहतर तरीके से करने लगा। अब चीज़ों को समझने का नज़रिया बदल चुका था। अब मैं सिर्फ काम नहीं कर रहा था बल्कि उसे बेहतर करने के तरीके भी खोज रहा था और उसका असर मेरे रेगुलर वर्क्स में साफ साफ दिखने लगा। सन 2009 में मेरे को समझ में आया कि इस छोटे मोटे MDPs, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, बुक्स से कुछ बहुत बड़ा हासिल होने वाला नहीं है और मैंने MBA करने का फैसला लिया। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे हो गए थे, पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, तो मैं रेगुलर MBA नहीं कर सकता था। उस समय मैंने एक बीच का रास्ता निकाला। सिम्बोसिस पुणे से डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू MBA में एडमिशन ले लिया। मेरे को हर सेमेस्टर की बुक्स यूनिवर्सिटी से पोस्ट के द्वारा मेरे घर पे पहुंच जाती थी। मैं उनको स्टडी करता था और जो भी नई नई चीज़ें सीखता था उसको अपने शॉप फ्लोर में इम्प्लीमेंट करता था। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। मैं जो भी पढ़ता था उसको सीधा प्रैक्टिकली अपने शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करता था, चाहे ऑपरेशंस एफिशिएंसी बढ़ाने की टेक्निक्स हो, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, इत्यादि इत्यादि। और प्रैक्टिकल का ये कॉम्बिनेशन मेरे काम में, मेरे रिजल्ट्स में साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर समय आया सन 2011 का। मेरे को एक दूसरी कंपनी MKU लिमिटेड कानपुर से जॉब का ऑफर आया, इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। MKU का जो फील्ड था वो मेरे अभी तक के अनुभव से काफ़ी हद तक अलग था। मैंने जब अपने मित्रों, परिवार, रिश्तेदारों से बताया तो मुझे याद है लगभग 99% लोगों ने मेरे को ये स्विच लेने से मना किया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छी सेटल नौकरी लोहिया ग्रुप में काम कर रहे हो और अच्छी ग्रोथ मिल रही है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, क्यों अपने से लेना चाहते। लेकिन तब तक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जा चुका था। मैंने MKU को ज्वाइन कर लिया, जो कि मेरे घर से करीब 10-12 किलोमीटर दूर थी। 15-20 मिनट का ड्राइव था, जबकि लोहिया ग्रुप के लिए मेरे को 1.5 घंटे लगते थे। वो मेरे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर थी। दोस्तों, MKU ज्वाइन करना मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला था। उस कंपनी में विद इन 1 ईयर मेरे को प्रमोशन मिला और लगातार 3 साल तक मेरे को प्रमोशन मिला। अब मैं इनकम को फर्दर डिवाइड करता हूँ। पहली इनकम है एक्टिव इनकम, जो कि आपके रेगुलर जॉब से आती है या बिजनेस से आती है। दूसरी इनकम है पैसिव इनकम, जो इनकम आपके पुराने एफर्ट से, पुरानी एसेट से, जैसे आपने कोई घर ले लिया, उसके किराया आ रहा है, आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है, उसका कोई रेंटल आ रहा है, आपने कोई बुक्स लिखी, उसकी रॉयल्टी आ रही है, वगैरह वगैरह। मतलब कि इनकम का वो सोर्स जिसके लिए आज आप काम नहीं कर रहे हैं। कि एक्टिव इनकम वो है जिसके लिए आज भी आप काम कर रहे हैं। दोस्तों, आमतौर पर लोग इन्हीं 2 इनकम के सोर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं अब आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक तीसरी प्रकार की इनकम। अगर आप जानना चाहते हैं वो क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरी बातें अगर आपको प्रैक्टिकल लग रही हैं, आपके दिल को छू रही हैं, तो कृपया मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, कमेंट्स करें। आपने अपना कीमती समय मेरे वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।